नमस्कार, स्वागत है आपका दिवाली से दिवाली तक की इस खास पेशकश में, जहां हम बाजार के दिग्गजों से, मार्केट गुरुज से बात कर रहे हैं कि अगली दिवाली तक क्या आउटलुक बनेगा हमारे बाजार का और दुनिया भर के बाजारों का। तो अब इस वक्त हम जिससे बातचीत करने वाले हैं उनका नाम है नीलकंठ मिश्रा और वो क्रेडिट स्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलकंठ जी इस खास चर्चा में। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला सवाल मेरा ये है कि दुनिया भर में जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस बनी हुई है, उस पर आपका पर्सपेक्टिव, आपका व्यू क्या है? तो इसमें दो पहलुओं को कंसिडर करते हैं। पहला है कि इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है और दूसरा इसका वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट क्या है। सो हमारे मार्केट्स में जो एक अर्निंग्स होती हैं और एक प्राइस टू अर्निंग्स होता है। तो अर्निंग से शुरुआत करते हैं। तो एटलीस्ट अगले एक साल तो मुझे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी गंभीर ही रहेगी। अभी ग्लोबली जो गुड सप्लाई चेन्स हैं, जो कोविड के बाद के स्टिमुलस के कारण काफी ओवर स्टिमुलेटेड थे, उनमें काफी जोरदार करेक्शन हो रहा है। ग्लोबल फ्रेट रेट्स, कंटेनर शिप फ्रेट रेट्स जो हैं वो 80% से गिर चुके हैं एक साल के अंदर, और अभी भी लग नहीं रहा कि वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। बहुत सारे गुड सप्लाई चेन्स, जैसे आप पीसी डिमांड देखें, हैंडसेट डिमांड देखें, तो बहुत कमजोरी है और इसके ऊपर काफी इन्वेंट्री बनी हुई है। तो जब ये करेक्शन होगा और जब तक ये पूरी तरह करेक्ट नहीं होता, तब तक अर्निंग्स अपग्रेड्स तो एकदम अनलाइकली हैं। और एक और रिस्क है कि जब ये इकोनॉमिक कमजोरी आएगी तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, और इसमें किसी ने भी गलती से पॉलिसी एरर कर दिया, जो अभी यूके ने किया था, अभी उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो मामला और गंभीर हो सकता है। तो अर्निंग्स का आउटलुक एटलीस्ट एक साल के लिए तो थोड़ा गड़बड़ है। जो मीडियम टर्म आउटलुक ग्लोबली है, उसको डिस्कस करने के पहले एक बार प्राइस टू अर्निंग्स देख लेते हैं। सो प्राइस टू अर्निंग्स का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और उसके दो भाग होते हैं। एक होता है रिस्क फ्री रेट, जिसका एक प्रॉक्सी है यूएस 10 ईयर यील्ड, और एक दूसरा होता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, कि आपको रिस्क फ्री रेट के ऊपर कितना रिटर्न चाहिए इक्विटीज से, क्योंकि इक्विटीज बाय नेचर थोड़े रिस्की हैं। तो रिस्क फ्री रेट पिछले 10 साल में 2.25% के आसपास था यूएस 10 ईयर यील्ड। अभी तो 4 के आसपास है, बट मान लीजिए सेटल होके 3 पे आता है, तो फिर भी रिस्क फ्री रेट ही बढ़ गया है, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ना ही है। दूसरा जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, ये भी मेरे हिसाब से एलिवेटेड रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, सरकारें एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रही, वो कुछ ना कुछ किसी पे कोई ट्रेड वॉर चला देंगे, कहीं किसी का कुछ बैन लगा देंगे, सबको नियर शोरिंग करनी है। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक एफिशिएंसी खराब होती है, तो वही लेवल ऑफ ग्रोथ लाने के लिए आपको इन्फ्लेशन काफी बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के कारण इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी बढ़ा रहेगा। तो ग्लोबल प्राइस टू अर्निंग्स मेरे हिसाब से अगले कुछ साल जितने जो हम यूज टू रहे हैं पिछले 10 साल में, उससे काफी कम होंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई है। और इसी से आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि अगले 3 से 5 साल ग्लोबल अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया शायद नहीं होगी। तो पॉलिसी रिवर्सल जब भी हो, तब हम लोग असेस कर सकते हैं कि कितना ग्रोथ आएगा। इंडिया के लिए आई थिंक सबसे बड़ा रिस्क इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, क्योंकि हम कैपिटल इंपोर्टर हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। तो अगर बाहर से फॉरेन कैपिटल नहीं आया, अलग अलग फॉर्म्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो हमारे ग्रोथ पे भी असर पड़ सकता है। मिश्रा जी, इसमें एक बड़ा पॉइंट, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको मैं रेप्लिकेट करूं और लागू करूं, तो इसमें ऐसा लगता है कि 7%, 7.5% की बॉन्ड डील, 7.5% का महंगाई दर और 7.5%, 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट, ये सब एक साथ जो हिंदी में कहें तो 3 सत्ते कैसे चलेंगे भारत में? किसी एक को तो नीचे आना पड़ेगा। बहुत ही उम्दा सवाल है। इसमें आप देखें कि कुछ चीजें
फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। सी जैसे आप इन्फ्लेशन का देखें तो इन्फ्लेशन 7.5 जो है ये तो पीक रेट है। सवाल ये उठता है कि 6 महीने बाद ये क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कुछ हद तक जो सेट करते हैं उनको आगे का देख के करना चाहिए, और वो आगे का देख के करते हैं। तो आप देखें एमपीसी का फोरकास्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एक्सपेक्टेशन है कि जून क्वार्टर 2023 में, यानी कि करीब यहाँ से 8 से 9 महीने बाद उनका फोरकास्ट है कि इन्फ्लेशन जो है 5% हो जाएगा। और आप इसमें मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन में है, क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी इम्पल्स आया था, क्या होता है ना, हम लोग ईयर ऑन ईयर नंबर कैलकुलेट करते हैं। ईयर ऑन ईयर में क्या होता है कि आपका एक बार दाम ऊपर रीसेट हो गया, तेल के दाम $70 से $100 हो गए, तो वो तो रीसेट हो गया। अब वो 12 महीने तक आपका वो जो ईयर ऑन ईयर नंबर है वो खराब ही रहेगा। लेकिन आप अगर मंथ ऑन मंथ ट्रेंड देखें और उसको कंपेयर करें कि सीजनली या मतलब पिछले 10 साल 20 साल में वो जुलाई से अगस्त मंथ मंथ क्या हुआ था, उस कंपैरिजन में पिछले 4-5 महीने में आई थिंक इन्फ्लेशनरी इम्पल्स जिसको कहेंगे वो काफी कमजोर है। कमजोर कहना गलत होगा, मतलब वो काफी कम है। मेरे ख्याल से वो 7% वाला इन्फ्लेशन नहीं, वो 5% वाला इन्फ्लेशन। इसीलिए यील्ड जो है वो 7.5 पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारे यहाँ रियल यील्ड जो है 0 होंगे। मतलब अगर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को इन्फ्लेशन माइनस करें तो 0 होना चाहिए, वो गलत है। तो मेरे ख्याल से अभी भी ऑन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो 2.5% का रियल यील्ड है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो बैलेंस है कि ये बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होता है, या कि जैसे हमारा टारगेट अभी 4 है। जो थोड़े पुरानी सोच के लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते थे 15 साल पहले, वो तो कहते हैं कि यार 8+6 8+5 ही बेटर था हमारे लिए, ये 4 पे कहाँ पहुंच गए। तो 4 के कारण वो 8 का 7 हो जाता है, 6 हो जाता है, यानी 8% रियल और बाकी इन्फ्लेशन। अब मैं इस पे कोई व्यू तो लेनी, मतलब ये ना मेरे से कोई पूछता है और न ही मेरे सोचने से कुछ होगा। तो बट मेरा ये मानना है कि अभी क्योंकि केपेक्स साइकिल अच्छी दिख रही है, तो इसका ये मतलब है कि कंपनीज के पास थोड़ी तो प्राइसिंग पावर है कि अगर कोई कंपनी को प्राइसिंग पावर नहीं होगी तो वो नई कैपेसिटी क्यों लगाएगा भाई। तो वो तो अगर ऐसा है तो इसलिए 4 से थोड़ा ऊपर ही रहेंगे, 4.5-5 इन्फ्लेशन हो सकता है। 7% ग्रोथ मेरे हिसाब से चलेगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे देश में जो काफी पॉजिटिव हैं। 10 साल के बाद ड्वेलिंग कंस्ट्रक्शन साइकिल इंप्रूव हो रहा है, हमारा सर्विसेज में ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर बढ़ रहा है, हमारा गुड्स में एक्सपोर्ट शेयर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है। इन सब के कारण मुझे लगता है 7% ग्रोथ को हम सस्टेन कर लेंगे बिना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़े। नीलकंठ जी, अगर इसको मैं कंसीडर भी कर लूँ कि तमाम हेडविंड्स के बावजूद ग्रोथ आ जाएगी और इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस हैं वो सही हो जाएंगे, तब भी इतने बड़े तूफान के बीच में भारतीय बाज़ार ख़ास तौर पे आप देखिए तो ईयर टू ईयर उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो ये कैसे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है? रेजिलियंस कहाँ से आ रहा है? इसके 2 कारण हैं। एक है कि जो हमने अभी तक बात की, और मैं आपने जो अभी जिक्र किया कि हाउस होल्ड इनकम कमजोर हो गई है लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं, ये मेरे हिसाब से एक मिसनोमर है। ये आप अगर डेटा देखें तो आप देखें केवल 2 व्हीलर 4 व्हीलर सेल्स ही नहीं, आप देखें रेल फ्रेट, आप देखें क्रेडिट डिमांड, आप देखें जीएसटी कलेक्शन, आप देखें एयरलाइन ट्रैफिक, आप देखें हर बिजनेस का 3 ईयर CAGR जो है वो 7-8% वॉल्यूम टर्म्स पे है। अब ये इनफॉर्मल इकोनॉमी और जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनका अभी पूरी तरह से उनकी रिकवरी नहीं हुई है, बट वो भी अब हो रही है। जैसे आप देखें नरेगा डिमांड जो है वो नरेगा डिमांड इज अ साइन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, कि वो 200 रुपए में धूप में मशक्कत करने वाले आदमी को डेस्परेशन ही होगी।
तो वो नंबर भी अब प्री कोविड लेवल से नीचे आ गया है। तो 6-8 महीने में उनकी बैलेंस शीट भी इंप्रूव होने लगेगी, वो भी खरीदना शुरू करेंगे। सो मेरे हिसाब से ऐसी कोई स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स हमारी इकोनॉमी में नहीं है। डोमेस्टिक प्लम्बिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स इंप्रूव हो गई है। तो इसका कहने का मतलब है कि सेविंग्स का एक पूल है, वो किधर जाएगा वो पाइप पे डिपेंड करता है। तो हालत ये हो गई है कि जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, G-Secs हैं, वो अभी हमारे इक्विटी से सस्ते हैं। कि अगर आप इक्विटी रिस्क प्रीमियम अगर गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड्स को लेके करें, हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स को, तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम नेगेटिव हो चला है। और इसका रीजन ये है कि जो सेविंग्स का जो चैनल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है वो अभी डिसरप्टेड है। बट इक्विटीज वाला चैनल जो है वो काफी अच्छी तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और ये सब के कारण काफी अच्छा फ्लो है। कुछ हद तक जो सिस्टमैटिक सेविंग प्लान्स हैं, जैसे जो सिस्टमैटिक जो इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स हैं, जैसे EPFO हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज हुए, उनमें काफी अच्छा ग्रोथ है, उनके एलोकेशन इक्विटीज के लिए बढ़ रहे हैं। तो इसलिए काफी हद तक अगर फ्लोज अच्छे रहेंगे तो थोड़ा P मल्टीपल को सपोर्ट मिलता है, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। इसीलिए हमारा प्राइस टू अर्निंग्स प्रीमियम वर्सेस वर्ल्ड जो है वो अब 50% पे चला गया है। तो जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि ये कितना ऊंचा है। 25 साल में अगर आप गिने कितने हफ्ते हुए 25 साल में, जो 1250-1260 हफ्ते जो भी हुए, उसमें 2% ऑफ द टाइम ही पी प्रीमियम इससे ज्यादा रहा है। तो हमारा मार्केट ग्लोबल इक्विटीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड मेरे हिसाब से वो जो फ्यूचर ग्रोथ की एक्साइटमेंट है, जो मेरे ख्याल से पूरी तरह जस्टिफाइड है, उसको वो कुछ हद तक प्राइस इन कर रहा है। तो मेरा ये मानना है और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वहीं पे टाइम करेक्ट करेगा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेंगी। तो 1 साल बाद यही प्राइस टू अर्निंग्स और रीजनेबल लगने लगेगा। तो उसके बाद से फिर अर्निंग्स ग्रोथ को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो एक टाइम करेक्शन में जा सकता है बाजार, लेकिन इस टाइम करेक्शन के बीच में क्या बाइंग करनी चाहिए, किन सेक्टर्स में नजर रखनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद नीलकंठ मिश्रा के साथ। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं नीलकंठ मिश्रा जी से, जो क्रेडिट स्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नीलकंठ जी, इस वक्त भारतीय बाजारों में आपका अप्रोच क्या है? क्योंकि आप मान रहे हैं कि एक लंबा टाइम करेक्शन हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, अब खाली तो बैठते नहीं आजकल लोग। कुछ ना कुछ करेंगे वाला हिसाब हमारा हम एटलीस्ट वो अवॉइड करते हैं। मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, आप मजाक में पूछ रहे हैं, बट कि तो केवल ट्रेड करना है इसलिए पोजीशन चेंज करके कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि देखिए, निफ्टी का एक लेवल है, राइट, 17-18 हजार, 16 से 18 हजार का रेंज लेके हम चल रहे हैं। हम 1 साल से बोल रहे हैं। तो हमने लास्ट ईयर सितंबर से बोलना शुरू कर दिया था कि अब ये यहाँ से टाइम करेक्ट करेगा। तो 1 साल हो गया है, मे बी 1 साल और बचा है, राइट। सो बट उसके अंदर कोई निफ्टी तो खरीदता नहीं है, राइट। मतलब मेरे जैसे लोग छोड़ के, क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शन है, तो हम खाली निफ्टी ETF ही खरीद सकते हैं। बट अगर ज्यादातर लोग तो जो इंडिया में हैं वो थोड़ा निफ्टी ETF खरीदेंगे, वो तो स्टॉक खरीदते हैं। तो अगर आप सेक्टर प्रेफरेंसेस देखें तो हम डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई अगर रियल एस्टेट मार्केट इंप्रूव कर रही है तो सीमेंट स्टॉक्स थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। हमारे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ बहुत साल से कमजोर रही है, क्रेडिट रिस्क बिल्डअप होने में टाइम लगता है। तो अभी 1-2 साल बैंक्स की अर्निंग्स भी अच्छी रहेंगी। कुछ NBFCs भी हैं जो अच्छा कर सकती हैं। बाकी हम वो कहते हैं ना, वो जो तूफान आने वाला है तो बस बंकर में छुप जाओ। तो फिर बाकी हम वैसे स्टॉक्स लेके बैठे हैं, जैसे डोमेस्टिक फार्मा, क्योंकि अब लोग दवा तो खाएंगे ही, और बाहर न खाएं देश में तो खाएंगे ही, क्योंकि यहाँ तो हमारी इकोनॉमी जल ठीक ही चल रही है। स्टेपल्स अब थोड़े महंगे हो गए। जब हमने खरीदना शुरू, मतलब हमने रेकमेंड किया था करीब 8-9 महीने पहले, तो काफी, मतलब अपने हिस्ट्री के कंपैरिजन थोड़े सस्ते थे, अब बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी अर्निंग्स रेजिलियंस रहेगी वहाँ।
तो इन सब सेक्टर्स को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। हम मेटल्स में जीरो वेट हैं। हमें लगता है कि आईटी सर्विसेज में डिमांड वीकनेस अभी आनी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि आप देखें अगर यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 3.5% है, यूएस की इकोनॉमी तो अभी भी हॉट है। तो अगर आपका प्राइमरी एक्सपोजर वही है तो आपका बिजनेस फंडामेंटल तो वही रहेगा ना, मतलब अभी तो कमजोर होना शुरू नहीं हुआ है। बट जो फेड का इंटेंशन है वो तो यही है कि इकोनॉमी को स्लो करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन गिराना है। तो वो कभी ना कभी तो बिजनेस स्लो होगा। तो जब वो स्लो होगा, जब वो प्राइसिंग होने लगेगा, तब हम आईटी सर्विसेज भी कंस्ट्रक्टिव होंगे, बट अभी हम लोग अंडरवेट है। सेक्टर्स है, लेकिन एक सेक्टर जिस पे बहुत लोगों को ध्यान है वो है रियल एस्टेट, और इसमें बहुत तेज़ी है। और इसको प्ले करने के कई तरीके भी हो सकते हैं कि आप हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू, होम इम्प्रूवमेंट के थ्रू, या डायरेक्ट रियल एस्टेट भी ले सकते हैं। लेकिन एक समस्या है इसमें सर, समस्या ये है कि कोई पैन इंडिया प्लेयर है नहीं जेन्युइनली, ज़्यादातर रीजनल प्लेयर्स हैं। तो अगर रियल एस्टेट प्ले करना है तो फिर चुनाव कैसे किया जाए, स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाए? नहीं, ये बड़ी समस्या होती है कि जब आप मैक्रो रिसर्च कर लें, आपको लगे कि भाई ये तो चलने वाला है, लेकिन अब स्टॉक क्या खरीदें। तो और ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ भी बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपने सेक्टर तो सही पकड़ लिया, बट उस सेक्टर में गलत स्टॉक्स पकड़ लिए। तो तो ये समस्या है। इसका कोई आसान समाधान नहीं है। हमारा ये मानना है कि आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है कि ये जो इंडिया की रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो बहुत माइक्रो मार्केट वाली कंपनीज हैं। कोई कंपनी हैदराबाद में है, कोई कंपनी बैंगलोर में है। बैंगलोर में वो थोड़े लो एंड या छोटे घर बनाती है। एक है जो बम्बई में बहुत लग्जरी अपार्टमेंट बनाते हैं। नहीं, तो बहुत अलग अलग तरह के हैं। तो अगर रियल एस्टेट कंपनी में ही पैसा लगाना है तो आप उसका जो कैचमेंट एरिया है और उसका जो लैंड बैंक है और उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कि वो घर बना पाएंगे कि नहीं। अरे भाई, आपके पास जमीन है, उस जगह में डिमांड भी होगी, बट आप बाकी लोग 3 साल में टावर खड़ा करते हैं, आपको 4 साल लगने वाले हैं, तो फिर तो आपको पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि तब तक में साइकिल फिर खत्म हो चुकी होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आपको वो माइक्रो मार्केट, तो मैक्रो से उठ के आपको माइक्रो में जाके कि भाई इस XYZ एरिया, इस शहर में या इसका लैंड बैंक है, वहां पे क्या होने वाला है। बिकॉज फाइनली आप देखें, बड़ी से बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का भी वो क्वार्टरली डिस्क्लोजर में वो 5-6 प्रोजेक्ट्स में ही उनके घर बिक रहे होते हैं। तो आपको उन पे कॉल लेना है, क्योंकि अगर आप 1-2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें देखना है कि उनके लैंड बैंक में कहाँ ग्रोथ आएगा। बट हमारा प्रेफरेंस जनरली होता है मैक्रो पे करना, कि उसमें आप मॉर्गेज फाइनेंसर, जैसे आपने भी कहा, आप सीमेंट देख लें, आप टाइल्स देख लें, आप बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स देख लें, और 1-2 साल बाद फिर वो जो फिनिशिंग होती है घर की, वो केबल लगते हैं, पंखे लगते हैं, तो वो सब फिर वो लगना शुरू होता है। और सीमेंट वेंट में एक फायदा ये भी है, इसी हम लोग थोड़ा सा ना खुद के लिव्ड एक्सपीरियंस के कारण हम थोड़े बायस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम सब बड़े शहरों में रहते हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया जो है टावर्स में रहती है, जो टावर्स में नहीं रहती है। एक्चुअली इंडिया में 0.7% ऑफ हाउसेज वो ऐसे बिल्डिंग्स में है जहां पे 10 स्टोरी से ज्यादा फ्लोर्स हैं। 0.7%। तो इसलिए ज्यादातर घर जो हैं वो सेल्फ मेड, लोकल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या खुद से ही मिस्त्री बुलाया और बैठ गए। तो वैसे में आपका रियल एस्टेट डेवलपर को कम फायदा होता है, आपको मतलब सीमेंट और टाइल्स और बाकी होम इम्प्रूवमेंट, पेंट्स वगैरह का फायदा होता है। तो इसको थोड़ा बिग पिक्चर से देखें तो मुझे लगता है ज्यादा आइडियाज निकल पाएंगे। तो अगर रियल एस्टेट की थीम आपको प्ले करनी है तो आपको या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर हो जिसके पास एक्सक्यूशन और लैंड बैंक हो, या फिर आप प्रॉक्सी, जो इसके एंसिलरीज हैं, होम फाइनेंस, होम इम्प्रूवमेंट, सीमेंट, इन जैसी कंपनीज पे ध्यान दे सकते हैं। नीलकंठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपावली की ढेरों सारे शुभकामनाएं।